अभी आपने जाना जनसंख्या के वितरण और घनत्व को। अब जानेंगे जनसंख्या के संगठन को, क्योंकि जनसंख्या का संगठन ही देश की नीतियों को बनाने के लिए कारगर होता है। देश की नीतियों को बनाने के लिए एक योजना आयोग होता है और वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत तो नई शिक्षा एक विभाग ही बना दिया गया है, जो कि देश के लोगों की नई सोच को परिवर्तित करेगा। मैं वीणा जैन क्रमशः आगे बढ़ाते हुए अब जानेंगे जनसंख्या के संगठन को। किसको जानेंगे? जनसंख्या के संगठन को। जनसंख्या के संगठन को जानने के लिए हमें वहाँ की किन संगठन का मतलब होता है, उसमें कितने स्त्री पुरुष, किस धर्म वाले, किस जाति वाले और कैसी उनकी स्थिति है, इस बात को जानना वहाँ का संगठन कहलाता है। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्याय का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। मतलब इससे ही नीति निर्धारण में और ज़्यादा सहायता मिलती है। इसमें आयु व लिंग, पहला जो संगठन है वो आयु और लिंग का है। आयु का मतलब किस आयु वर्ग के लोग, वृद्ध वाले, युवा वाले या मध्यम प्रौढ़ वाले। लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष से है। विश्लेषण और निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। अब जानेंगे हम अपने यहाँ के कौन कौन से संगठन हैं। सबसे पहले संगठन में जानेंगे हम ग्रामीण एवं नगरीय संगठन को। तो अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। अगर ग्रामीण होगा तो कौन सी आर्थिक विशेषता होंगी? प्राथमिक कार्य वाली, कृषि से संबंधित, खनन से संबंधित, और अगर नगरीय होगा तो द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं होंगी, विनिर्माण उद्योग और सेवा से संबंधित। जब देश की कुल जनसंख्या का 68% भाग गांव में रहता है तब यह और भी अधिक सार्थक हो जाता है। और ये जो आपके में प्रश्न आएगा कितने प्रतिशत भाग अभी भी भारत का गांव में रहता है, तो 68.8% भाग गांव में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं, जिनमें 5,97,608 यानी 93% गांव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांव में बसता है। दूसरी ओर दादर और नागर हवेली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम है। गांव का आकार भी काफ़ी बृहद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल व महाराष्ट्र के कुल भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रारूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्य और अंतरराज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं। हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या कम हुई है
उसका कारण नगर की ओर प्रवास है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.6% है। काफी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि भी बहुत तीव्र दर से को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास। क्यों हुई नगर की ओर वृद्धि दर? आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफी बड़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करती है। क्यों बढ़ी है नगर की ओर जनसंख्या? वहाँ का सामाजिक और आर्थिक दशा भी विकसित हुई है। उत्तर भारत के मैदान में मुख्य सड़क के मिलन बिंदुओं पर रेलवे मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। ये जो हमने राज्यों के नाम बताए हैं, वह राज्यों के नाम में ग्रामीण लोग क्या हुए? नगर की ओर प्रवास कर गए हैं। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। ये हमने जाना भारत का नगरी ग्रामीण और नगरीय प्रतिरूप। अब जानेंगे भाषाई संगठन कैसा है। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। कैसी है भारत? भाषाई यहाँ विविधता की भूमि है। हर 10 कदम पर तुम्हें भाषा का नया स्वरूप मिलता है। ग्रिएशन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण देश में 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। अपने भारत में कितनी भाषाएं हैं? 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं सूचित हैं। मतलब हमारे जो संविधान में है वो 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वालों का है। यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो गया है। मतलब बहुत सी जगह भाषाएं क्या हो गई? सम्मिश्रित हो गई हैं। तो हम भाषाओं का वर्गीकरण देखेंगे। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं। उनके उप परिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। इसे हम इस तालिका से समझेंगे। कौन सी तालिका कौन सी भाषा से क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया परिवार की भाषा से ऑस्ट्रो एशिया और शाखा मान खेवर मुंडा, और यह जो क्षेत्र हैं जो बोलने वाले हैं मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चीज़ है, ये बाहर से भाई हुई भाषा है जो यहाँ पर बोली गई। फिर द्रविड़ भाषाओं वाले कितने हैं? द्रविड़ भाषा के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आता है। चीनी भाषा, चीनी तिब्बती भाषा वाले तिब्बत और हिमालयी लोग रहेंगे।
और इनके परिवार तिब्बती, म्यांमारी और सियामी चीनी है। और ये यहाँ जो भाषा है वह कहाँ बोलते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में इस भाषा परिवार के लोग रहते हैं। भारतीय यूरोपीय भाषा वाले ये 73% हैं। इन्हें इंडो आर्य कहा जाता है। ईरानी, दादरी और भारतीय इनकी शाखाएं हैं। भारत से बाहर जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में इस भाषा समूह के लोग रहते हैं। अब जानेंगे हम भारत में धार्मिक संगठन को। किसको जानेंगे? अभी भाषा संगठन को जाना, अब धार्मिक संगठन को जानेंगे। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। धर्म का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? हमारे राजनीतिक जीवन पर भी और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्यक्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म के लोग ही रहते हैं। रोचक बात है कि भूदृश्य पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति पवित्र संरचनाओं, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समुच्चय धार्मिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों के निकुंजों के मध्य से प्रकट होती है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप में वितरित हैं। ये अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिरों, स्मरणार्थ मस्जिदों अथवा महानगरों में शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकती हैं। क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हुए इन मंदिरों और मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों और गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संख्या में भिन्नता में पाया जाता है। हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं। इनकी संख्या 70 से 90% तक या उससे अधिक है। विशाल धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ राज्यों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली में व उनके आसपास और लक्षद्वीप समूह में सांद्रित यानी केंद्रित हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। ईसाई जनसंख्या का सांद्रण पश्चिम तट के साथ साथ गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र, मणिपुर की पहाड़ियों में देखा जाता है। अधिकांश सिख धर्म देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में संकेंद्रित यानी एकत्रित है। भारत के छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध का अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्तपी है। भारत के अन्य धर्मों में जरस्तु जनजातीय एवं अन्य देशज निष्ठाएं और विश्वास भी सम्मिलित हैं। ये छोटे समूह में संकेंद्रित हैं और देश भर में बिखरे हुए हैं। ये अभी हमने जाना धार्मिक जनसंख्या का संकेंद्रण। अब जानेंगे हम श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को
3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांतक श्रमिक और आश्रित श्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। सीमांतक श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, यानी 6 महीने काम करता है, ये 6 महीने से अधिक काम करता है। ऐसा देखा जाता है कि भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांतक का अनुपात कितना है, 39.8% है। ये 2011 के अनुसार है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या आश्रमिकों की है। हमारे यहाँ जो अच्छा काम मिलता है जिनको, वह संख्या 39.8 है, और जिनको काम नहीं मिलता है वह संख्या 60% है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करती है, जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प बेरोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। श्रम की प्रतिभागिता का दर क्या होता है, इसको जानेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6%, दमन और दीव में लगभग 49.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में यह समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, जिसका वास्तविक अर्थ में किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी अन्य प्रकार की समाज का विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांजैक्शन में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारण करता है, और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जैविक भिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव, बहिष्कार का आधार बन जाती हैं। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यह एक वैश्विक चुनौती है, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के संज्ञान में लिया है। UNDP के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है, ऐसा विकास लुप्त प्राय है। सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के लिए एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता, वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार इन सभी को संज्ञान में लेते हुए तथा भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान को उन्होंने चलाया है। ये तालिका हमारी बताती है कि व्यावसायिक क्रियाओं में लगे
तो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तुलना में प्राथमिक सेक्टर में श्रमिकों के बड़े अनुपात को दर्शाता है। हमारे यहाँ जो श्रमिक का श्रम विभाजन है वह हमारे प्राथमिक व्यवसाय में ज़्यादा श्रमिक है और द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में कम है। देखो सारणी भी दर्शा रही है कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है, कुल श्रमिकों की संख्या अपन की इस प्राथमिक में 54.6% है और द्वितीयक में 3.8 है और तृतीयक में 41.6% है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8% घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं। 41% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। यहाँ तक कि देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है तो पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से 3 सेक्टरों में अधिक है। किन सेक्टरों में? कृषक, कृषि मजदूरी, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक में। क्या है? इन 4 हमारे यहाँ सेक्टर बांटे गए हैं। इन सेक्टरों में यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों से भारत में कृषि सेक्टर में मजदूरों का अनुपात में उतार दिखाई दिया है, जो 2001 में 58.2% था, 11 में 54.6% तक हो गया है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों की खेत आधारित रोजगार पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करती है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। यह केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि बृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को इंगित करता है। तो इस प्रकार हमने जाना अपने भारत देश का संगठन। किस प्रकार का संगठन? हमारे जैसा अपन ने वितरण को जाना था, फिर घनत्व को जाना और फिर जनसंख्या संगठन को जाना। धन्यवाद।